एडिशन, और इस रिएक्शन में हमारे पास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? इनमें से बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्रो। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सारे बच्चे अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे होंगे और आराम से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया प्रो। और अब हम यहाँ पर आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी आपका फार्मा का एग्जाम हो, वेदर इट इज़ डी फार्मा, वेदर इट इज़ बी फार्म, आपका चाहे कोई सेमेस्टर का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जैसे जी पैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, कोई सा भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या सेमेस्टर एग्जाम हो, हर जगह ऑर्गेनिक के इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज यहाँ पर इस वाली वीडियो में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, सारे इंटरमीडिएट्स, उनकी एसिडिटी, उनकी बेसिसिटी, उनकी स्टेबिलिटी, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, जिनके थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक मैं आपका एक ही वीडियो में कवर अप करवा दूंगी। स्पेसिफिकली इसमें होमोलिटिक एंड हेट्रोलिटिक क्लीवेज यानी बॉन्ड फिजन किस प्रकार से होती है, एसिडिटी और बेसिसिटी के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस एक वीडियो के बाद कवर अप हो जाएंगे। तो ऐसा समझिएगा कि आपका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है, ये पूरा टॉपिक इस वीडियो के बाद आपका फिनिश हो जाएगा। उससे पहले अगर आप नए बच्चे हैं और अभी तक अगर आपने हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो जरूर से प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिल जाएंगी सबसे पहले। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.pharmacyindia.co.in पर भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट्स, क्विजेस, डेली जॉब अपडेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, करेंट अफेयर्स, सब्जेक्टिव ब्लॉग्स, कॉलेज डिटेल्स और भी बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी से भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सबसे जल्दी और सबसे अच्छे से नोटिफिकेशन आपको अगर किसी क्लासेस की चाहिए कि कब किस क्लास, किस टाइम, किस फैकल्टी की, किस सब्जेक्ट की क्लास होने वाली है, वो सबसे पहले आपको पता चलेगा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर। तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप टेलीग्राम को, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसके अलावा हमारे डिफरेंट YouTube चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप हमारा मेन चैनल फार्मेसी इंडिया ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सेमेस्टर में हैं तो आप हमारी किसी भी यूनिवर्सिटी में, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, इफ इट इज़ एफिलेटेड टू AKTU, सभी सेमेस्टर की तैयारी हम करवा रहे हैं अपने चैनल फार्मेसी इंडिया प्लस पर। चाहे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ कोई सा भी सेमेस्टर हो, सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे फार्मेसी इंडिया प्लस पे, अलोंग विद कंप्लीट नोट्स, वो भी फ्री नोट्स आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप सेमेस्टर में हैं, आपके लिए बहुत ही यूजफुल चैनल होगा। और अगर आप कोई भी फार्मा रिलेटेड जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप फार्मेसी इंडिया जॉब्स पे भी जाकर के सर्च कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने सवाल से। हमारा पहला सवाल ये रहा, The nature of linkage in organic compounds is generally, कोई भी अगर हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली लिंकेज कैसी होती है, यानी किस तरीके से वो बेसिकली एक दूसरे से बाउंड होंगे। क्या उनमें आयनिक लिंकेज होती है, क्या कोवेलेंट लिंकेज होती है, क्या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट लिंकेज होती है, या फिर मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है? इस सवाल का तुमको जवाब देना है, जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। तो जब हम लोग जनरली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे ना, तब यहाँ पे जनरली आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर पाया जाता है। ना आयनिक होगा, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट होगा और ना ही मेटालिक होगा। इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जनरल जो नेचर होगा ना, वो सारा का सारा कोवेलेंट होने वाला है। इसको डिटेल में यहाँ से समझते हैं बेटा, एक बार जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनिक को पता है हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। अब कार्बनिक रसायन से तुम देख के ही समझ सकते होगी कि मेजरली किस एलिमेंट के डिस्कशन होता है। मैम कार्बन एलिमेंट का डिस्कशन होता है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर बॉन्ड्स किस तरीके से बनाते हैं मैम? इनमें पाई जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग।
ठीक है। तो जब जब हम कार्बन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हमें मिलेगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस वजह से वो 4 बॉन्ड बनाते हैं आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके 4 बॉन्ड वो बना देगा। एंड इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं मैम, इसी वजह से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, विच इज द फंडामेंटल टाइप ऑफ बॉन्डिंग, सबसे बेसिक बॉन्डिंग होती है हमारी। और यहाँ पर बॉन्ड फिजन अगर इन कोवेलेंट बॉन्ड की होगी तो या तो होमोलिटिकली हो सकती है या हेट्रोलिटिकली। अब मैम ये कैसे होते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई। चलो एक्सप्लेन करते हैं। लेटेस्ट सपोज ये हमारे पास कार्बन है और ये हमारे पास कार्बन है। अब एक बॉन्ड बेटा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब अगर हम इस बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दें, इस बॉन्ड को इधर, मतलब 2 बराबर बराबर हिस्सों में अगर हमने बांट दिया, एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बना होता है, एक इलेक्ट्रॉन रह गया इस कार्बन पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन रह गया इस कार्बन पे। इस फिजन को बोला जाता है होमोलिटिक फिजन। इस फिजन को हम बोलेंगे होमोलिटिक फिजन, है ना, जिसमें हमारे पास एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना था। होमोलिटिक फिजन कराया, 2 बराबर बराबर भागों में बांट दिया, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया। दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज होमोलिटिक फिजन। लेकिन अगर हमारे पास में क्या दिया हुआ है मैम, अगर आपके पास में कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन कैसा होता है मैम, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। इसने सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए तो बेचारा कार्बन के पास तो कुछ रह ही नहीं गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास आ गया नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन, जिसमें हमने एक को सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, दूसरे को कुछ भी नहीं दिया, हेट्रोलिटिक। और अगर हमने 2 बराबर बराबर भागों में इलेक्ट्रॉन दिया, दिस इज होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। आई थिंक ये फिजन तुम्हें बहुत ही क्लियरली समझ आ गया होगा कि ये फिजन क्या होता है। आगे बढ़ेंगे। इन अ फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड एट व्हाट स्टेप। हमारे पास जब जब ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, यहाँ पर्टिकुलरली 3 स्टेप होते हैं। तीनों स्टेप याद रख लेना। पहला स्टेप जो आपका होता है दैट इज योर इनिशिएशन। इनिशिएशन के बाद जो आपका होता है दैट इज योर प्रोपेगेशन। और प्रोपेगेशन के बाद बेटा जो हमारा आखिरी स्टेप होता है दैट इज योर टर्मिनेशन। इन 3 स्टेप में आपकी फ्री रेडिकल की मैकेनिज्म पूरी की पूरी प्रोसीड होती है। अच्छा, रेडिकल किस स्टेप पे बनता है याद रखना, इनिशिएशन स्टेप पे बनता है रेडिकल। जो पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, यानी जहां से इनिशिएट किया जाता है उसी स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। तो जो रेडिकल बनेगा वो इमीडिएटली इनिशिएशन स्टेप में बन जाएगा। तो डू रिमेंबर अ फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स जो मैंने अभी बताए, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ये तीनों हमारे पास क्या होंगे मैम, ये तीनों हमारे पास स्टेप्स होंगे। इनिशिएशन स्टेप होता है जहां पे प्रोसेस हमारा शुरू होता है एंड इट इन्वॉल्व्स द क्लीवेज ऑफ अ बॉन्ड। यहाँ पे बॉन्ड की क्लीवेज होती है जिससे हमें क्या मिलता है, और ये यूवी लाइट और हीट की प्रेजेंस में होगी, जिससे आपको एक रेडिकल मिल जाएगा, यानी रेडिकल यहाँ पे हमारे पास फॉर्म होता है। उसके अलावा जैसे कि एग्जाम्पल देखो Cl2 का, दोनों Cl अलग हो गए, ये देखो Cl2 था ना, यहाँ पर क्या हो गया, दोनों Cl अलग हो गए, एक रेडिकल ये एक रेडिकल ये, क्या बन चुका है ये मैम, ये हमारे पास हो चुका है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स। तो ये पर्टिकुलरली आपका इनिशिएशन स्टेप में होता है, जिसमें रेडिकल हमारे क्या होंगे मैम, रेडिकल जो होंगे वो हमारे पास बन चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। The SN1 mechanism for the hydrolysis of an alkyl halide involves the formation of which intermediate? Do remember, जब जब हम बात कर रहे होंगे SN1 के बारे में, हमेशा याद रखना वहां बनेगा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जब जब हम SN1 के बारे में बात करेंगे, कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा मैम, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी वहां बन रहा होगा मैम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बता दो भाई मैम, यहाँ करेक्ट आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। वाइल टॉकिंग अबाउट SN1 डू रिमेंबर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पेरोक्साइड इफेक्ट इन एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन इन्वॉल्व्स, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मार्कोनिकॉव्स एडिशन, एंटी मार्कोनी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्कोनिकॉव्स को ही पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट के साथ साथ इसको खाराश इफेक्ट भी बोलते हैं।
यहाँ से भी सवाल बन सकता है कि इसको खाराश इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो याद रखना पेरोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन को हम खाराश इफेक्ट बोलते हैं। ये आयनिक मैकेनिज्म शो करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, हेट्रोलिटिक फिजन ऑफ डबल बॉन्ड या होमोलिटिक फिजन ऑफ डबल बॉन्ड। याद रखिएगा जब जब हमारे पास ये आएगा ना पेरोक्साइड इफेक्ट या हम बोल देते हैं एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व करता है। जस्ट डू रिमेंबर दिस थिंग, इट ऑलवेज इन्वॉल्व द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, द एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। और इस रिएक्शन में हमारे पास में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड होगी, जिसमें सबसे पहले होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, फिर बेसिकली हमारे पास में आगे की प्रोसेस कंप्लीट करवाई जाएगी। की इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनते हैं मैम, रेडिकल यहाँ पर की इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इन कार्बोकेटाइन। देखो जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोकेटाइन। अब यहाँ मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है कि ज्यादा है, मैम कार्बन पे लगा है पॉजिटिव यानी ये है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी इसमें पाई जा रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा कमी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये स्टेबल कब होगा, ये तब स्टेबल होगा जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोई बढ़ा देगा। कौन बढ़ाता है मैम, अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही आपका प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्या प्लस आई माइनस आई हो सकता है, नहीं मैम, माइनस आई तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट लगाता है, माइनस एम ये भी मैम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाता है। तो करेक्ट आंसर होगा प्लस आई। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतनी ज़्यादा आपका कार्बोकेटाइन और भी ज़्यादा क्या हो रहा होगा मैम, प्लस आई से कार्बोकेटाइन और भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा होगा। इजी है। तुमसे इस तरीके से भी पूछ सकते थे कि SN1 में इंटरमीडिएट स्टेबलाइज कैसे होगा। अब ये उस वक्त तुमको सोचना पड़ेगा कि SN1 में इंटरमीडिएट बनता क्या है। तुम्हें एक बार समझ आ गया कार्बोकेटाइन बनता है, फिर तो सीधे सीधे पता है प्लस आई उसको स्टेबलाइज करेगा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट स्टेबलाइजेज अ फ्री रेडिकल। ये भी वैसे ही सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। फ्री रेडिकल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी है, नहीं मैम कम है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी ये भी कैसा है, ये भी मैम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हम सिंपली बोल देंगे इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। कैसे स्टेबलाइज होगा अगर मैम इसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, अगर हम इसके आसपास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे तो ये और भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि हम प्लस आई लगा सकते हैं या फिर हम प्लस एम लगा सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा इनहैंस हो जाएगा। क्या रेजोनेंस इसको अफेक्ट करता है मैम, बिल्कुल अफेक्ट करता है। हाई इंडक्टिव इफेक्ट यस, प्लस आई इसको काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के इफेक्ट्स की वजह से, चाहे वो रेजो हो, चाहे इंडक्टिव हो, चाहे वो हाइपर हो, इन सभी इफेक्ट की वजह से हमारे फ्री रेडिकल काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। तो याद ही रखिएगा कि हमारा चाहे तो रेजोनेंस हो जिसको हम प्लस एम इफेक्ट भी बोलते हैं, चाहे हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो जो सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू डीलोकेलाइज होगा, चाहे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हो, ये हमेशा क्या करेंगे, ये सारे के सारे आपके बॉन्ड्स को स्टेबलाइज करने का या फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने का काम करने वाले हैं। आगे बढ़े, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइजेस फ्री रेडिकल बाय, बताओ जल्दी से क्या करते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं वो फ्री रेडिकल को कैसे स्टेबलाइज करते हैं। अभी देखा था हमने, बिल्कुल अभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। मैम रेडिकल जो होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पाई जाती है, उनमें पाई जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में बहुत ज़्यादा कमी। इस कमी को दूर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं और डोनेटिंग ग्रुप सबसे प्यारा हमारे पास प्लस आई इफेक्ट हो जाता है। तो देखना ध्यान से, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इन सब में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी पाई जाती है। तो दे आर स्टेबलाइज्ड बाय एनी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जो प्लस आई इफेक्ट होंगे वो क्या करेंगे मैम, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू बढ़ा देंगे और स्टेबलाइज कर देंगे। जबकि जो प्लस एम होंगे वो हमारे लोन पेयर के थ्रू डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज़्यादा इनहेंस कर देते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्काइल ग्रुप इन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सर्व्स एज कार्बीन, फ्री रेडिकल, एरोमेटिक कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन। चलो इनके बारे में मैं बता देती हूँ। कार्बीन भी आपका एक इंटरमीडिएट होता है जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्री रेडिकल तो आप देख ही चुके हो, कार्बन के ऊपर अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो ये फ्री रेडिकल होगा। एरोमेटिक कार्बोकेटाइन कुछ इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। और कार्बेनाइन में कार्बन के ऊपर लगा होता है नेगेटिव चार्ज। ये सारे के सारे आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट होंगे, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा कार्बेनाइन। ध्यान से देखिएगा इसको एक बार। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं वो क्या होता है मैम, ये होता है हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि ये हाईली पोलर सिग्मा बॉन्ड से कंटेनिंग होते हैं, यानी आर के ऊपर लगे होते हैं नेगेटिव चार्ज, एमजीएक्स पर लगे होते हैं पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पे इंड्यूस क्या हो रही है, सीधी सी बात है मैम, यहाँ पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है, राइट। तो क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा मैम, बेसिकली हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, जिसमें एक जनरेशन किसका हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का। कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट हो गया मैम, कार्बेनाइन जो है वो हमारा जनरेट हो गया। इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली ये सवाल पूछा जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे। Which of the following contains 3 pairs of electron in its valence shell? चलो जी आप लोग बताओ क्या करेक्ट आंसर होना है इस पर्टिकुलर सवाल का। अपने वैलेंस शेल में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कंटेन करता है, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल या फिर नन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास कार्बोकेटाइन। अब कार्बन के पास क्या होते हैं मैम, कार्बन बेसिकली आपका 4 बॉन्ड बनाता है। कैटाइन बनाना है तो इस बॉन्ड को हटाना पड़ेगा, बन क्या जाएगा मैम, ये आपका बन जाएगा बेसिकली इधर आ गया पॉजिटिव चार्ज, राइट। 2 2 4 5 6 6, यानी कि एक बॉन्ड में कितने लोन पेयर होते हैं, एक बॉन्ड का मतलब है एक लोन पेयर। तो जो आपका कार्बन है ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर कंटेनिंग करा हुआ है मैम, इस कार्बन ने 3 लोन पेयर्स कंटेन किए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, कार्बोकेटाइन, जिसने 3 लोन पेयर को कंटेन किया हुआ है। करेक्ट आंसर कार्बोकेटाइन आ जाएगा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप एक्ट्स एज व्हाट। कार्बोनिल समझो सबसे पहले क्या होता है, ये जो आपका ग्रुप होता है बेटा ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें ये रहा कार्बन जो कि 2 डबल बॉन्ड से और ऑक्सीजन से बाइंड होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ऑक्सीजन है वो होता है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और जो कार्बन है वो आपका होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा। ये सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने तो खींच ली सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, यानी आपका कार्बन कैसा बन चुका है मैम, ये बन चुका है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम होता है उसी को हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या बन चुका है ये कार्बन मैम, ये बन चुका है अब आपका इलेक्ट्रोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है बहुत ज्यादा। अब अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो सीधा जाकर यहाँ अटैक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हो गई है कमी। तो बता दो करेक्ट आंसर, सीधी सी बात है मैम, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा अटैक करी गई है और इसी को हम बेसिकली लिविस एसिड भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इनमें से बताना है कि कौन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है। अच्छा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट का सीधा सीधा मतलब है किसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पाई जाएगी, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। इसका सीधा सीधा मतलब सिर्फ इतना सा है, ये चीजें आपको बतानी है। वाटर में क्या पाया जाता है मैम, ये होता है हमारे पास में वाटर, जिसके पास पाए जाते हैं लोन पेयर। और भाई अगर लोन पेयर पाए जा रहे हैं तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन में कमी तो नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है OH माइनस, भाई इसमें तो नेगेटिव चार्ज ही दे दिया, ये तो कमी को बता ही नहीं रहा, ये तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ये भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। और उसके बाद आ रहा है NO2 पॉजिटिव। भाई देखो यहाँ पे आपका चार्ज लगा हुआ है पॉजिटिव का, और अगर पॉजिटिव चार्ज लगा है इसका सिंपली मतलब क्या हो जाएगा मैम, इसका सिंपली मतलब हो जाएगा यहाँ हो रही है इलेक्ट्रॉन की कमी। और अगर NO2 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन है, NO2 पॉजिटिव मैम हमारा इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट हो जाएगा। इसको एक बार ध्यान से देखो, एन इलेक्ट्रोफाइल इज अ रिएजेंट दैट इज अट्रैक्टेड टू इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और टिपिकली कैसा होगा मैम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। नाइट्रोनियम आयन पे हमें क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, फुल्ली इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल होगा या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी वो सीधा जाकर इस पे अटैक करेगी। जबकि वाटर पे आ गए थे लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल बन गया था ये। हाइड्रोक्साइड आयन पे आ गया था नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल बन गया था ये, है ना। तो ये दोनों न्यूक्लियोफाइल है, आपका नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल होगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो इस बार पूछा है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, अभी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे सवाल था, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे सवाल है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी है। और एग्जाम्पल्स तुम्हें इतने अच्छे दिए हुए हैं, ऑप्शंस इतने अच्छे कि बच्चा तुरंत इनको देखते ही कंफ्यूज हो जाए। देखो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, इन सब पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है। और तुमको यहाँ पे बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट किसकी होने वाली है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है मैम, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ स्पीशी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर विद इन द सेम पीरियड ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। यानी ये बेसिकली क्या करेगा, मेन लाइन यही वाली है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। मतलब सुनो कि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बस तुम ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, जस्ट डू रिमेंबर कि जो हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी कम न्यूक्लियोफिलिसिटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मैं तुम्हें सीरीज बता दूं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, देन कार्बन की, ये तुम्हारे पास रहती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की सीरीज। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी है, यानी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी मैम, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर किसकी होगी, फ्लोरीन की। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया मैम, करेक्ट आंसर आ गया CH3-। सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव अगर ये है तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा यही होगा। करेक्ट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग बेस। देखो भाई जितना ज्यादा लोकेलाइज्ड लोन पेयर आते हैं उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी ये चीज हम लिख सकते हैं दैट बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोकेलाइज्ड लोन पेयर। जितने लोकेलाइज्ड लोन पेयर उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है। अच्छा देखो हम अगर बात करेंगे एनिलीन की, तो अब एनिलीन में क्या है मैम, एनिलीन में है लोन पेयर और लोन पेयर यहाँ पे लोकेलाइज ना होके डीलोकेलाइज है, बहुत ही घटिया बेस होता है ये, काट दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पायरोल की, तो ये देखो ये रहा आपका पायरोल, ये है लोन पेयर। अब लोन पेयर यहाँ क्या करेगा मैम, लोन पेयर यहाँ पे ये वाला भी डीलोकेलाइज करेगा, ये लोन पेयर भी अगर डीलोकेलाइज करेगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली कम हो गई, काट दो भाई इसको। पिरिडीन और पिपेरिडीन में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास होती है पिरिडीन, और अगर हम पिपेरिडीन की बात करें तो ये हमारे पास होती है पिपेरिडीन। देखो यहाँ पाया जा रहा है इन तीनों बॉन्ड्स का डीलोकेलाइजेशन, जो बेसिक स्ट्रेंथ को और ज्यादा कम कर देगा, लेकिन यहाँ कोई बॉन्ड ही नहीं है तो डीलोकेलाइजेशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होना है, करेक्ट आंसर होना है आपका पिपेरिडीन। इन सभी दिए हुए बेसेस में जो सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो क्या होगा मैम, पिपेरिडीन। पिपेरिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग ऑल द गिवन बेसिस, तो डू रिमेंबर दिस थिंग। आगे बढ़ते हैं, विच इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड एसिडिटी ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल कंपेयर टू फिनॉल। देखो ध्यान से सुनो, पैरानाइट्रोफिनॉल मतलब क्या होता है। सबसे पहले फिनॉल बनाए, ये अगर हमने बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया बेटा तो ये आपका बन गया है फिनॉल। अच्छा पैरानाइट्रोफिनॉल हमारे पास कैसा होगा मैम, पैरानाइट्रोफिनॉल देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा अगर आप पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा देते हो। अब हमें बताया गया है कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है वो नॉर्मल फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ लगा रखा है आपने मैम नाइट्रो ग्रुप, और नाइट्रो कैसा होता है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप।
जिसमें माइनस आई भी बहुत होता है, माइनस एम भी बहुत होता है। तो बेसिकली इसकी वजह से क्या हो जाएगा मैम, इसकी वजह से जो एसिडिटी होती है हमारी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बता दोगे करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा मैम माइनस एम ऑफ नाइट्रो, क्योंकि नाइट्रो का आ जाता है माइनस एम, और इस माइनस एम की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा इनहेंस हो जाती है। देखिए एसिडिटी ऑफ अ फिनॉल डिटरमिन किया जाता है उसके कॉन्जुगेट बेस पे। यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो माइनस आई माइनस एम दोनों लगा रहा है। इनकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा एसिडिटी बेसिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो माइनस एम इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। आगे बढ़ेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। चलो भाई बताइए, जितना स्ट्रॉन्ग माइनस एम कनेक्ट होगा, माइनस एम वाला ग्रुप, उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। हमें ये 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इन्हीं चारों के बारे में हमें समझना है। सबसे पहले तुमको दिया हुआ है फिनॉल, इसमें केवल और केवल OH लगा है। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड दिया है CCl3CHO, ठीक है। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, अच्छा ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड दिया था, ओके ओके। हमारे पास CH3 बेसिकली ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद में दिया है बेंजोइक एसिड, और आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। तो सुनो, सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा एसिडिक होने वाला है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है रेजोनेंस एज वेल एज 3 क्लोरीन ग्रुप जो माइनस आई दिखाएंगे। देखिएगा हमारे पास एसिडिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी टू द ऑफ द कॉन्जुगेट बेस। यहाँ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में हमारे पास 3 क्लोरीन एटम है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप दिखाते हैं। ये एक्सट्रीमली एसिडिक होता है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस में पाया जाता है रेजोनेंस। देखो C के साथ में लगे हुए हैं Cl3 और कॉन्जुगेट बेस हमें मिल रहा है ये। अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मैम, हमें रेजोनेंस मिल रहा है। इसी वजह से ये हाईली एसिडिक की कैटेगरी में आ जाएगा। कैसी कैटेगरी में आएगा मैम, ये आ जाएगा हाईली एसिडिक की कैटेगरी में। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ अ प्लस आई। ये तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था मैम। CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है हमें। विच ग्रुप एग्जिबिट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। नाइट्रो ग्रुप कैसा दिखाता है, सबसे अच्छा सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई यही दिखाता है, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पर लिख देते हैं NO2 के आगे, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the main factor responsible for the mesomeric effect या रेजोनेंस इफेक्ट। तो जो हमारा रेजोनेंस होता है या मेसोमेरिक इफेक्ट होता है, इसका जो मेन बेसिकली फैक्टर होगा रिस्पॉन्सिबल, वो क्या होगा, दैट विल बी डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये रेजोनेंस होता है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होना मस्ट है। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से देखना, द मेसोमेरिक इफेक्ट ऑल्सो नोन एज द रेजोनेंस इफेक्ट। ये बेसिकली यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल्स पे, फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकेलाइजेशन की वजह से ये जनरेट होता है, और इस डीलोकेलाइजेशन की वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, स्टेबिलिटी एनहेंस हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द की स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इन अलाइलिक कार्बोकेटाइन। तो रेजोनेंस इज द करेक्ट आंसर। जितने भी हमारे अलाइलिक कार्बोकेटाइन होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अलाइलिक कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट होते हैं जहां पे हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन पाया जाता है, और इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन होगा वो और भी ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी ऑफ दिस इंटरमीडिएट इज प्राइमरीली ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा मैम, रेजोनेंस हमें मिलेगा। एम्प्टी पी ऑर्बिटल जो कार्बोकेटाइन के होंगे वो डबल बॉन्ड के साथ में ओवरलैप करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डीलोकेलाइजेशन होगा और स्टेबिलिटी इनहेंस हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, द काइंड ऑफ डीलोकेलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड का कभी भी डीलोकेलाइजेशन दिखे बिना सोचे समझे वो होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। डू रिमेंबर, कभी भी अगर सिग्मा बॉन्ड का कॉन्जुगेशन आए, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन है, वो एक ही इफेक्ट में होता है, दैट इज योर हाइपर कॉन्जुगेशन। ये आंसर तो तुमको याद हो जाना चाहिए। तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको जरूर से हाईलाइट कर लेना।
कि या तो हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से भी पूछ सकते हैं या तो नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी, दोनों सेम होते हैं, या तो हाइपर कॉन्जुगेशन या नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकेलाइजेशन होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सवाल बन सकता है यहाँ से, राइट। सो दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। और ये रहे हमारे 20 सवाल जो आपके इंटरमीडिएट्स को और भी ज़्यादा मजबूत कर देते हैं। तो अगर आपको इंटरमीडिएट्स पढ़ना है तो ये क्वेश्चंस करके चली जाइएगा, पूरा आपका इंटरमीडिएट्स क्लियर हो चुका होगा। उसके अलावा कुछ डिटेल में करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ज़रूर से कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको आज का ये सेशन कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और सेशन, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।